नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज है आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूं। आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से मदद मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए 16 मई को जो है कौन कौन सा प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में प्रथम शिफ्ट में पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। अगर आपको याद हो कि 9 मई सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किया गया है। तो ये अमेरिका के ओरेगन में हुआ है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। अगर आने वाले शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किसने सिल्वर मेडल जीता, तो आपका आंसर नीरज चोपड़ा होगा। नीरज चोपड़ा को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है ना। इसके अलावा भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम मेडल जीतने वाली महिला जो बनी थी ये अंजू बेबी जॉर्ज बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डायमंड लीग 2022 के विजेता भी नीरज चोपड़ा है और डायमंड लीग 2023 जो अभी संपन्न हुआ है इसमें भी नीरज चोपड़ा को पदक मिला है। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम बार मेडल जीतने वाली महिला जो है ये कर्नो मलेश्वरी हैं जो कांस्य पदक जीती थी सिडनी ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला कौन सा है तो आपका आंसर होता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। इसके अलावा पिछले ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 20 वाले में 1 गोल्ड था, 2 रजत था और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज था। ये गोल्ड जो जीता गया था ये नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भाला फेंक में, जहां पे 87.58 मीटर दूरी तक जो है भाला को दूरी तय करवाया था और इसलिए गोल्ड पाया था। ठीक है, अगला जो ओलंपिक होगा ये 2024 में होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपके पेरिस में होना है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। कल पूछा गया था आपका कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुआ है, तो शीतकालीन 2022 में जो हुआ ओलंपिक ये आपका हुआ था चीन के बीजिंग में। और अब जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगी ये मिलान के अंदर होगी। मिलान कहाँ है, इटली के अंदर है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक दिन प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के तरफ से किसने भाग लिया था, तो आपका आंसर है आरिफ खान। आरिफ खान जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले स्कायर हैं जो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लिए थे और इन्हें कोई भी पदक नहीं मिला था। यानी टोटल ओवरऑल कहे तो भारत को भी कोई पदक नहीं मिला था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था, तो किस लिए दिया गया था। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर साहब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते थे, आप सभी जानते हैं। संगीत के क्षेत्र में मैंने आपको बता रखा है कि 6 कैरेक्टर को जो है भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में एम सुब्बालक्ष्मी 1998 कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया है। आपसे एक चीज़ और बता दूं, कर्नाटक संगीत हो चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, इन दोनों में स्वर की जो टाइप होते हैं वो 12 टाइप के स्वर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगले साल 1999 में, 98 के बाद 99 आती है, तो पंडित रविशंकर को सितार प्ले के लिए जो है भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा 2000 ईस्वी में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्ले करते थे और लता मंगेशकर गायकी, इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है भारत रत्न दिया गया। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी और 2019 में भूपेन हजारिका। तो ये कुल मिला के 6 कैरेक्टर हैं जिसे भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, भूपेन हजारिका साहब के नाम पे इंडिया में नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा ब्रिज है जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में इंडिया में नदी के ऊपर स्थित सबसे लंबी पुल कौन सा है, तो ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी से एक बात और पूछा जाता है कि ये किस घराना से संबंधित थे, तो किराना घराना से संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत करते थे और कर्नाटक राज्य में इनका जो है जन्म हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। आपके ऑप्शन में कामाख्या मंदिर दिए गए थे, काफ़ी ही पॉपुलर जो है मंदिर है। यहाँ पे जादू टोना के लिए भी फेमस है ये मंदिर, है ना। तो ये असम में है, यहाँ पे देवी की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है एक माजुली नदी द्वीप है जो संसार में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, नमेरी, पावीतोरा, डिबरी सखोवा, ये सभी जो है आपका किसी न किसी रूप में वन्य जीव अभयारण्य है।
नेशनल पार्क है या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये सभी के सभी जो है आपके असम में स्थित है। इसके अलावा असम का शास्त्रीय नृत्य जो है ये सतरिया है और ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है जिसके संचालन करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ना। इसके अलावा अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो कामाख्या मंदिर के परिसर में ही होता है। अब कामाख्या मंदिर ही असम के जोरहाट में है तो वहीं पर अंबुबाची मेला भी होता है। इसके अलावा असम के और प्रमुख त्योहारों में जो है ये बिहू है और बगुरम्बा है, बिछुआ भी है ना, बिहू बगुरम्बा बिछुआ। देखिए बिहू जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, रंगोली बिहू, माघी बिहू, काटी बिहू। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें होली के समय जो बिहू होता है यानी अप्रैल महीना में जो बिहू होता है उसे रंगोली बिहू कहा जाता है कि अप्रैल महीना में जो बिहू होगा तो होली के लगभग पास में होता है, क्योंकि होली जो है जनरली फरवरी के लास्ट और मार्च में होता है, तो उसके जस्ट बाद जो बिहू होता है उसे रंगोली बिहू कहा जाता है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछा गया था कि भगवान मुरुगन की पूजा किस राज्य में होती है। देखिए अगला जो प्रश्न आया था कि भगवान मुरुगन की पूजा किस राज्य में होती है। देखिए भगवान मुरुगन ये भगवान कार्तिकेय जो है ना, कार्तिकेय है ना, भगवान शंकर के बड़े पुत्र जो हैं कार्तिकेय, गणेश जी के भाई हैं, है ना। तो इनको जो है साउथ के तमिलनाडु में भगवान मुरुगन कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान मुरुगन की पूजा तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में एक पोतांदू उत्सव होता है, एक जल्लीकट्टू होता है और एक थाईपूसम होता है। देखिए पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष है, जैसे आपका केरल का नव वर्ष बीसू है, मणिपुर का नववर्ष चेरोवा है ना, बिहार का नववर्ष शीतल है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पाड़वा है, गुजरात का नववर्ष पाडवा है ना, पंजाब का नववर्ष बैसाखी है ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, नववर्ष से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आ रहे हैं, लेकिन आज इस शिफ्ट में नहीं आया है, आज यहाँ पे भगवान मुरुगन से पूछ दिया है ना। इसके अलावा भगवान कार्तिकेय को ही मुरुगन कहा जाता है, ये बात मैंने बता ही रखा। जल्लीकट्टू त्यौहार क्या होता है, आप लोग पिक्चर भी देखे होंगे, इसके ऊपर पिक्चर भी आ गया है कि सांडों को पहले जो है एक मतलब दवाई कुछ ऐसा दे के नशीली टाइप का उसे दौड़ा दिया जाता है और फिर उसे पकड़ा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। थाईपूसम जो है ये सुई चुभोकर एक जो है गाड़ी वाड़ी खींचे जाते हैं, ये भी भगवान से धार्मिक त्यौहार है। इसके अलावा बतुकम्मा और बोनालू महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में होता है, जिसमें बतुकम्मा को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, फूलों का त्यौहार। और बतुकम्मा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें किस देवी की पूजा होती है, तो गौरी की पूजा होती है, महागौरी की। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मेदराम जात्रा त्यौहार भी आपका तेलंगाना में भी होता है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का आपका कोड बता दिया है, समगोकका है ना, भले ही जैसे याद रखिए, आपको काम है याद रखना। समगोकका, स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गौ से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी, ये 5 मेजर नदी है। इसके अलावा गंगा भी है ना, कि आपका जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मे बी नर्मदा, माही, ताप्ती, ये सब में से कोई भी आपको हो सकता है कि ये सब जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और अभी जो मैंने कोड लिखा था और जिसका व्याख्या किया, ये आपका बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, गंगा, महानदी। ठीक है, अब यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी हो जाएगा। महानदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य से बहती है, तो छत्तीसगढ़ से उत्पादित मतलब उत्सर्जन मतलब क्या बोलते हैं उसका उद्गम होते हैं और आपका जो है उड़ीसा होकर बहती है। देखिए उड़ीसा में जो महानदी बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, ये महानदी पर ही स्थित है। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लूनी नदी कक्षकिरण में विलुप्त हो जाती है और कक्षकिरण कहाँ है भैया, गुजरात के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर से एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। काफ़ी आज का जो शिफ्ट है, जो भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसमें से अधिकांश क्वेश्चन मैंने बता के रखा और काफ़ी ईजी है, सब जानते हैं, बताए चाहे नहीं बताए, है ना। तो भारत की सबसे स्थलीय लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये चीना के साथ लगती है और तीसरी सर्वाधिक लंबी
सीमा जो है अपना बगल वाला पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर। और ये सीमा कहाँ पे लगती है, तो पीओके के पास लगती है, लद्दाख साइड में। ठीक है, पीओके जो है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहीं पे छोटा सा छोटकू सा सीमा लगता है अफगानिस्तान का भारत के साथ, जो लगभग 106 या 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत की तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा भी पूछा जाता है, तो गुजरात का सबसे लंबा सीमा है तटीय राज्यों में। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा श्रीलंका से लगता है, और श्रीलंका भारत से किस चीज़ से अलग होता है, तो भैया पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। इसके अलावा राम सेतु से अलग होता है, एडम ब्रिज से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ये चारों में से किसी भी ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए कोई मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली, तो चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सभी जो है सीमा बनाने का ही काम करता है ना। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है भारत का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। डुगोंग एक जाति मतलब जीव होता है जो गेंडा के जैसे दिखता है और शाकाहारी होता है, समुद्री जीव है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं, है ना, कि चलिए याद आएगा तो बता देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था वो मिस हो गया, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया है कि अशोक का शिलालेख कुल कितनी भाषा में लिखी गई है ना। अशोक का शिलालेख जो है कुल कितनी भाषा में लिखी गई है, तो अशोक का शिलालेख जो है ये आपका 3 भाषा में जो है लिखी गई है। प्राकृतिक, अरमाइक, यूनानी, है ना, यूनानी, है ना। इसके अलावा खरोष्टी, ब्राह्मणी और ग्रीक, ये लिपियों का भी जो है प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में। आप लोग बताइएगा कि इसमें आंसर आप लोग क्या लगाए हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका अशोक के शिलालेख है, ये पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसे मिला था, तो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति को मिला था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, है ना। इसके अलावा सभी शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है अशोक का, ये 13वां शिलालेख है ना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय से हुआ, तो आप कहोगे कि भैया अशोक के समय से। सबसे पहले जो शिलालेख है इन्हीं से, अशोक के बारे में ही शिलालेख मिलती है सबसे पहले, बाद में और भी शासक के मिले, है ना। इसके अलावा अशोक का जो टोपरा अभिलेख है या फिर मेरठ अभिलेख है, इसको उठा के ले गया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। कहाँ ले गया था, दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को जो है किसने उठा के दिल्ली ले गया था, तो आपका आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही तुगलक है जो नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पे करवाए थे, जिसमें चार जो है बड़े बड़े नहर बनवाए और लगभग 300 के करीब जो है छोटे छोटे नहर बनवाए थे। ठीक है, इसके अलावा सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप ये भी अशोक ने निर्माण करवाया, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब होती है, 261 बीसी में होती है, ईसा पूर्व, है ना। और ये अशोक से ही संबंधित है। कलिंग नरेश जो है, कलिंग समझते हैं किसे कहते हैं, उड़ीसा को, और जो है अशोक शामिल थे। ठीक है, 261 बीसी में होते हैं। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म को अपनाया था। धम्म को जो है बौद्ध धर्म में, धर्म को धम्म कहते हैं, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था इसी युद्ध के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो अशोक लिए थे, ये अब तो नहीं पूछा जाता है, पहले बहुत पूछा जाता था, तो उपगुप्त से लिया है। ठीक है, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्रा के मतलब पाटलिपुत्रा में। बौद्ध संगति 4 होती है। पहला जो है राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, फूल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि फूल का नर अंग मादा अंग क्या होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका कैटेगरी पूछ लिया कि किस में आता है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किस चीज का फूल पूछा था, क्योंकि सभी पेड़ पौधे एक ही कैडर में नहीं आते। किस चीज का फूल पूछा था, है ना। तो ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, इसलिए आंसर पूरा मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। फिलहाल थाइलोफाइटा में जो आते हैं जीवाणु काफी हद तक, कवक आ जाते हैं और शैवाल आ जाते हैं थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी समूह है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में मॉस आ जाता है। मॉस जानते हैं ना, मॉस काफी बार पूछा जाता है कि किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। और ब्रायोफाइटा को, है ना, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आप मानव वाला सोच रहे हैं, जीव जंतु वाला सोच रहे हैं, तो अलग नहीं सोच रहे हैं आप, थोड़ा सा जो है ये हट के सोच रहे हैं। अर्थोपोडा में कीट पतंग तितली केकड़ा वगैरह आ जाता है। एनीलिडा
एनीलिडा में जोंक केचुआ वगैरह आ जाता है ना। इसके अलावा मोलस्का जिसके ऊपर कवच रहता है उसे मोलस्का, जैसे आपका घेंगा हो जाएगा, है ना, सीपी वगैरह हो जाएगा, है ना। ऑक्टोपस को आप मोलस्का में ही रखेंगे, है ना। तो ये सब कुछ जो है विभाजन किए गए हैं ग्रुप में, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा फूलों के जो है नर अंग और मादा अंग मैं आपको बता रखा हूँ कि फूलों के नर अंग को जो है ना पुंकेसर और मादा अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। लेकिन हमेशा यही ऑप्शन में नहीं रहेगा, पुमंग और जायांग भी रह सकता है, पुमंग और जायांग। तो जायांग जो है फीमेल वाला जो है प्रजनन अंग है और पुमंग जो है मेल का प्रजनन अंग है पेड़ पौधों के अंदर। इसके अलावा पेड़ पौधों के अंदर सांस कहाँ से लेते हैं? रंध्र से लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। रंध्र मतलब एस्टोमेटा, है ना। पेड़ पौधा का जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पेड़ पौधे को खाना या पोषण तत्व का जो है जरिया है। इसके अलावा जाइलम उत्तक होता है जो पेड़ पौधों में जल को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम उत्तक, फॉसे फूड फॉसे फ्लोएम उत्तक जो है फूड पहुंचाने का काम करता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी चलाए थे और चौरा चौरी हत्याकांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा करा गया था और प्रथम अध्यक्ष चितरंजन दास बने थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में होती है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसी में जो है स्वराज की मांग की गई थी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 अप्रैल 1929 को लाहौर के असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके अलावा साइमन कमीशन बन के कब तैयार हुआ था? 1927 में। लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। इसे गोरों का कमीशन कहा गया था और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी प्रहार में जो है मतलब चोट लग गया, जो बाद में इसी के कारण इनका मौत हो गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने चलाया था और कहाँ से चलाया था? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलाया था। ये वही साबरमती आश्रम है जो लोथल शहर का जो नदी है भोगवा नदी, ये साबरमती का ही सहायक नदी है भोगवा नदी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो लोथल शहर है किस नदी के उपनदी पर स्थित है? तो साबरमती आंसर था वहां पर, ठीक है। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये बात बता ही दिया। एक प्रश्न पूछा गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जरूरी है बताना, 14 से 18 इक्वलिटी का राइट है, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 और 22 आज़ादी के मामले में छूट है, 21 निजता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल कवर करता है, भाग 3 में है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, जो विधिक अधिकार है अब, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं इतना फास्ट नहीं चलूंगा तो ये वीडियो आपका जो है बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग कहोगे कि लंबा हो गया। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, 1976 में ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे सर्वप्रथम 10 प्रकार के, वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। इसे भाग 4 ए में आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला कि घरेलू अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सिंपल सा जीडीपी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसके अलावा आपको पूछा गया था कि जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ये पहले भी पूछा गया है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और जीएनपी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो जीडीपी होता है इसमें विदेश से अर्जित मुद्रा, है ना, विदेश में जो मेरा कोई आदमी, मान लीजिए हमारा कोई भाई जाके विदेश में कमा रहा है अमेरिका में, तो विदेश से अर्जित लाभ, है ना, विदेश से अर्जित लाभ और विदेशी आदमी के द्वारा भारत से अर्जित लाभ को घटा देते हैं कि अमेरिका का कोई आदमी सैम है, ये आपका आके इंडिया में कमा रहा है तो इसको घटाएंगे, इसे ही बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? काफ़ी पॉपुलर स्लोगन है ये, किसका है? सुभाष चंद्र बोस साहब का। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023
कर लीजिएगा। ये मिला है उड़ीसा आपदा प्रबंधन को और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसके अलावा पिछले साल जो है विनोद राय को मिला था, विनोद शर्मा को मिला था, माफ़ कीजिएगा, है ना। इसके अलावा त्रिपुरा में कौन से त्यौहार में 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो करची पूजा हो जाएगा, जो मैंने बता रखा था कि भाई करची पूजा जो है त्रिपुरा का है, लेकिन इसमें 14 देवी देवता की पूजा होती है, ये नहीं बताया था। जो नहीं बताया था वो तो नहीं है बताऊंगा ना, लेकिन अंदर डीप जाके क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये इसका भी आंसर करची पूजा है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, खेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना। तो मिलेंगे दोस्तों सेकेंड शिफ्ट वाली वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टुडे एग्जाम। जैसे चैनल का नाम है बरका टी और बरका ई, है ना, बरका टी और सब स्मॉल, बरका ई और सब स्मॉल, है ना। तो इसी प्रकार से जो है आपको सर्च कर लेना है। कलाम साहब के फोटो डीपी में लगे होंगे, और 5,500 सब्सक्राइबर वाला जो है ग्रुप का आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको पीडीएफ दी जाएगी। कल हर दिन जो है पीडीएफ आपको रात को मिल जाता है या फिर अर्ली मॉर्निंग मिल जाता है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफ़ी काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन आप मुझे प्राइवेट में पोस्ट किया कीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करने से बीच बीच में और बच्चे कूद पड़ते हैं, तो कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन डाल देता है जो गलती हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, 1996 में स्पेन के अंडर 10 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया था पी हरिकृष्णा, और पी हरिकृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी हरिकृष्णा 2001 में ग्रैंड मास्टर भी बने थे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो हैं विश्वनाथ आनंद साहब हैं, ठीक है, लेकिन 2001 में पी हरिकृष्णा भी ग्रैंड मास्टर बने, और अंडर 10 जो स्पेन में हुआ था चैंपियनशिप 1996 में, इसमें जो है विजेता बने थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है पी हरिकृष्णा हो जाएगा। शतरंज में जो है फीडे रैंक दिया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है कि जयपुर की स्थापना किसने किया। तो जयपुर शहर की स्थापना जो है जय सिंह सेकेंड ने किया था। वहीं पे उदयपुर की स्थापना भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो उदयपुर की स्थापना जो है उदय सिंह सेकेंड ने किया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से अमित घात्र किसे कहा जाता है। देखिए अमित घात्र जो है ये बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार कौन थे, तो अशोक के पिता थे। आप जानते हैं अशोक जो है मौर्य सम्राट के हैं, और मौर्य सम्राट के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, है ना, फिर आपका बिंदुसार होते हैं, फिर आपका अशोक होते हैं, फिर अशोक का बेटा होता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश चला था। तो अशोक के जो पिता बिंदुसार हैं उनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अमित घात्र। इसके अलावा बिंबिसार किस वंश के संस्थापक हैं, तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। थोड़ा सा ही फर्क है बिंदुसार और बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से हैं, और बिंदुसार जो हैं ये मौर्य वंश के हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया था कि चेर साम्राज्य की राजकीय चिन्ह क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन इसे काफ़ी डीप में कहेंगे, जो आदमी मेंस वगैरह के लिखने के लिए पढ़ते हैं वही ऐसा क्वेश्चन याद रख पाता है कि चिन्ह क्या था, है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, राजधानी कब हुई थी, प्रथम शासक कौन हुए, लास्ट कौन हुए। तो ये सभी जानकारी जो है गूढ़ जानकारी आपसे एग्जामिनर निकलवा रहा है। पूछ रहे हैं कि भैया चेर साम्राज्य के जो राजकीय चिन्ह है वो क्या था। तो इसमें ऑप्शन में तीर धनुष दिया गया था, और तीर धनुष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक वंश और है जो आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये है आपका पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछा जाता है तो मदुरई है ना, और इसका जो राजकीय चिन्ह था ये मछली था, मीन था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल, जो कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, तो कौन सा आर्टिकल इस प्रकार का छूट प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल आपका 27 ऑप्शन में दिया गया था। वैसे जो आर्टिकल है धर्म से स्वतंत्रता से, ये 25 से लेकर 28 ये सभी धर्म से ही रिलेटेड आर्टिकल है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे 27 था धार्मिक स्वतंत्रता से छूट वाला, तो 27
ऐसे ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं ये 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 और 24 है, जिसमें 23 में जो है मानव तस्करी पे रोक है और 24 में क्या है, बाल श्रम पे निषेध है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ की है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भाई और अब जो है अरुंधति राय और किरण देसाई पूछा गया, अब विक्रम सेठ की बारी है, ठीक है। और आगे वाले शिफ्ट में झुम्पा लाहिड़ी की बारी होगी, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी, एक झुम्पा, आज मेरा पेन थोड़ा खराब हो गया है, झुम्पा लाहिड़ी की बारी है, आगे वाले शिफ्ट में किताब पूछे जाएंगे इनके, जरूर ध्यान रखें, है ना दोस्तों। काला जवान है मेरा, देखिएगा आप एग्जाम में झुम्पा लाहिड़ी की किताब जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ए सुटेबल बॉय है ना, ये आपका विक्रम सेठ है। ए सुटेबल गर्ल ये भी विक्रम सेठ है। द गोल्डन गेट ये भी विक्रम सेठ के हैं। ये तीनों ही पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो यहाँ से जो भी किताब है इनको जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियर हैं। तो इतने पुस्तक को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा शशि थरूर के कुछ पुस्तक ध्यान रखें, और पुराने पुस्तक तो मैं करा ही दिया हूं, जो आपका फ्रीडम मूवमेंट से जो भी पुस्तक लिखे गए हैं, है ना। तो ये सब अभी जो है कुछ दिनों से पुराने मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो भी पुस्तक आ रहे हैं न्यू राइटर के आ रहे हैं। इसे भी आप न्यू नहीं कह सकते हैं, ये मतलब बीच बीचवा में है, न ज्यादा पुराना है न ज्यादा नया है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, काम का एंटोनेम, काम होता है ना शांत, CAM, है ना। तो काम का एंटोनेम क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, बातूनी हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा, है ना। जो उथल पुथल हो, है ना, अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर भी हो सकता है। तो काम का उल्टा कई सारे हो सकते हैं। तो जो भी ऐसा मीनिंग देगा कि भाई शांत नहीं है, चलायमान है ना। इसका मोबाइल भी हो सकता है साइनोनिम, ठीक है। एंटोनिम मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील होता है, तो ये भी हो सकता है। तो देखिएगा इसका उल्टा क्या था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, तो मेरठ में जो है किस दिन ये विद्रोह जो है अपने पिकअप में आ गया और जो है भड़क गया था। तो मैं बार बार बताते आया हूं, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को मेरठ से भड़का था, ठीक है। 10 मई को मेरठ से भड़का था, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरठ नहीं पूछा गया होता, खाली ये पूछा गया होता कि जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से चालू हुआ, तो बैरकपुर के छावनी से बताना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग आंसर हो जाती है। तत्कालीन कारण क्या था 1857 के विद्रोह का, चर्बी वाला कारतूस था, है ना, जिसमें मेन नेता के रूप में इसे अगर इंडिया की तरफ से कहेंगे तो मंगल पांडे हो जाएगा, है ना। मंगल पांडे, एक पिक्चर भी बना है मंगल पांडे द राइजिंग, आमिर खान का, जैसे कि आप देखे ही होंगे। इसके अलावा इस समय जो अंग्रेज गवर्नर था, अब गवर्नर का पोस्ट बदल गया था, अब हो गया था आपका वायसराय का पोस्ट, और ये प्रथम वायसराय थे कौन, लॉर्ड कैनिंग, है ना। इसके अलावा जो इसका परिणाम रहा, ये बात काफी VVI है, बड़े बड़े एग्जाम में आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद में जो है सबसे बड़ा परिणाम भरकर क्या आया, तो सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडिया का शासन व्यवस्था चलाया जाता था, ये हुकूमत अब जो है ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन का महारानी अपने अंदर ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। आज भी ब्रिटेन में जो है राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहां जो है ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश महारानी ही एज ए राष्ट्रपति है ना, देश में सर्वोच्च नागरिक है ना। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ये जाने का कारण भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है यहाँ के युवा जब विद्रोह कर सकता है, और काफी हद तक हम सफल हो गए थे, तो उनको डर हो गया कि आने वाले समय में भी विद्रोह कर सकता और हमारा सत्ता तो छीन जाएगा, इसीलिए अब यहाँ की शासन व्यवस्था जो है हम वहीं से जो है ऑपरेट करेंगे, तो ब्रिटेन से ऑपरेट होने लगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था PIL का फुल फॉर्म। देखिए PIL है ना, PIL का फुल फॉर्म जो है, नहीं बोलते PIL डाल दीजिए, है ना। तो ये एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक और फुल फॉर्म पूछा गया था लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया, PGTS ऐसा कुछ जो है और भी लिखना चाह रहे थे आगे, तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में क्या पूछा गया था। इसके अलावा बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर कहे कि इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा गया था कि कौन से त्योहार जो है महाकाली को समर्पित है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी भाषा हो सकता है, यहाँ पे भाषा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है इस प्रश्न का, ठीक है। और बोनालू उत्सव मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये तेलंगाना का, और इत्तेफाक आज भी बताया था पहले सेकेंड शिफ्ट में या पहले वाले शिफ्ट में, है ना।
सेकेंड शिफ्ट में बताया था, जहां पे पोंगल पूछा था तमिलनाडु का, तो वहीं पे बताया था। ठीक है, तो बोनालू महोत्सव जो है सबसे पहले तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और इसमें जो है महाकाली की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना में इसी प्रकार का एक और त्योहार है बतुकम्मा। बतुकम्मा में भी आपसे पूछा जाता है कि किस देवी देवता की पूजा होती है, तो महागौरी की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है। इसके अलावा बोनालू, बतुकम्मा, मेदराम जात्रा त्योहार, ये तीनों आपके तेलंगाना राज्य के त्योहार हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेदराम जात्रा त्योहार के बारे में कुछ खास है, जैसे सबसे पहले खास तो ये है कि ये इंडिया का कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा मेदराम जात्रा त्योहार जो है ये किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति के लोगों के द्वारा। आपको बता दें, कोया जनजाति तेलंगाना के अंदर आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है ना। इसके अलावा एक और त्योहार है जैसे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो नागालैंड का है। ठीक है, हॉर्नबिल एक त्योहार है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये नागालैंड का त्योहार है। इसके अलावा 1983 में जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, तो उस फाइनल मैच में सबसे अधिक रन भारत के तरफ से किसने बनाए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कृष्णामाचारी श्रीकांत ये सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 38 रन बनाए थे। ठीक है, फाइनल मैच में, फाइनल दिन में 1983 में। 1983 के जो विश्व कप का आयोजन हुआ था, फाइनल माफ कीजिएगा, पूरे विश्व कप की संस्करण कहाँ पे हुए थे, तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, 1983 वर्ल्ड कप के विजेता विनर कौन थे, तो भारत थे। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई, 1975 ईस्वी में हुआ था और प्रथम 2 बार के विजेता वेस्ट इंडीज ही रहे थे, है ना। वेस्ट इंडीज के उस समय जो कप्तान थे क्लेव लॉयड थे। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जो जीता है ये ऑस्ट्रेलिया जीता है और सबसे अधिक वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान जो है ये आपका रिकी पॉन्टिंग है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा स्थान क्लेव लॉयड का हो जाएगा कि 2 बार वो जितवाए हैं, है ना। रिकी पॉन्टिंग सर्वाधिक बार जितवाए हैं। इसके अलावा पिछला वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था और विजेता भी इंग्लैंड ही रहे थे, जॉनी बेयरस्टो के कृपा से और बेन स्टोक्स के कृपा से। इसके अलावा 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये पूर्णतः भारत में होगी। भारत इससे पहले 2011 में वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, तो आंशिक रूप से था, पार्शियली था। लेकिन इस बार जो है भारत को फुल मेजबानी मिली है वर्ल्ड कप संभालने का, है ना। अक्टूबर में चालू होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुमारी कमला का संबंध जिसे पद्म भूषण मिला है ये किस नृत्य से है या फिर किस वाद्य यंत्र से है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कुमारी कमला जो है ये फिल्म अभिनेत्री है। क्या है, फिल्म अभिनेत्री है जो कई भाषा में फिल्मों को बनाने का काम की है। इसके अलावा ये गायक भी, गायिका भी है ना। इसके अलावा ये जो है ये वाद्य यंत्र से भी संबंधित है, यानी वर्साटाइल प्रवृत्ति के जो है ये कलाकार है। कौन, कुमारी कमला। तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 1970 में, 1970 में पद्म भूषण दिया गया था। और आर के लक्ष्मण इनके हस्बैंड हैं। आर के लक्ष्मण से इनका शादी हुआ था, बाद में तलाक हुआ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का तो ऐसे ही होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है ना। जो कुमारी कमला है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। और ये कथक की शिक्षा जो है लच्छू महाराज से लिया था। लच्छू महाराज को कल पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो ये भी कथक से संबंधित है। और लच्छू महाराज तबला भी बजा लेते थे। तो आई थिंक अगर वाद्य यंत्र पूछा गया होगा तो ऑप्शन में तबला भी दिया गया होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ये कथक जानती थी, तो अगर वाद्य यंत्र जानेगी तो तबला जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था, वाद्य यंत्र था तो, है ना। और अगर नृत्य था तो फिर तो कथक ही होगा, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कथक नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि सतरिया नृत्य का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है ना। तो कथक नृत्य का श्रेय जो है स्वामी हरिदास को दिया जाता है ना। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था कथक नृत्य वाला में। ठीक है, लेकिन स्वामी हरिदास ही होना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पे ज्यादातर जगह जो है यही चीज बताया गया है कि स्वामी हरिदास के प्रयास से ही कथक नृत्य जो है अलग अलग जगह पे फेमस होने लगे। ठीक है, इसके अलावा कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर भारत का नृत्य है। जो भी महाराज सरनेम है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, तो ये सभी जो है आपके कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित कलाकार जनरली लखनऊ घराने से होते हैं, ये बात तो आपको भी पता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आया था शायद, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपसे सूत्र आया था, तो
तो मैंने इसे पहले ही बता रखा है। जितना भी रासायनिक सूत्र होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया तो NaOH होता है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो बच्चे साइंस से नहीं पढ़े होते हैं तो उसे नाम उच्चारण करने में तकलीफ होती है, तो लास्ट में OH रहता है तो हाइड्रोक्साइड होता है, लास्ट में CO3 रहता है तो कार्बोनेट होता है, लास्ट में O2 रहता है तो डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा में लास्ट में जो है सल्फेट SO4 रहता है तो सल्फेट होता है। तो ये सब कुछ मैंने बता के रखा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है आपका सूत्र वगैरह जो आपको काम आएगी। तो सबसे पहले इसमें आता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का सूत्र NO2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस, इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे कहा जाता है आपका क्या, साधारण नमक। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आप कहोगे कि भाई पहले वाले में NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड बोले, दूसरे बारे में आप CaCl2 बोल रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हैं। तो भाई क्लोराइड में एक ही Cl होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना। ये कोई भी तत्व जो बनता है वो डिपेंड करता है कि उसके बगल वाला जो मेन तत्व है उसकी वैलेंसी कितनी है, तभी वो अस्थिर रह पाएगा, नहीं तो अस्थिर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए इसके साथ सिर्फ एक ही क्लोरीन से ये संतुष्ट है, एक बार शादी किया संतुष्ट हो गया। ठीक है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी जो है 2 होता है, इसे 2 पत्नी चाहिए, तो CaCl2 यानी 2 Cl के साथ जो है ये संतुष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए CaCl2 है आपका कैल्शियम क्लोराइड, है ना, और NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड है। दोनों को सेम बोलेंगे, लेकिन इसमें वैलेंसी के आधार पे जो है एक Cl ज्यादा हो गया है। इसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनती है ये मैंने बताया था कि जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एसिटिलीन गैस का निर्माण कैसे होता है ना। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन है जो रसायन में आता है बार बार, इसे देख क्यों नहीं लेते। हाँ, एसिटिक एसिड का फार्मूला भी पूछा जाता है CH3COOH। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा जाता है, H2SO4 रसायन का राजा कहा जाता है, सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी में भरी जाती है। इसके अलावा अकार्बनिक अम्ल का उदाहरण भी है ये H2SO4, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अम्लराज जो होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण से अम्लराज बनते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि पेट से कौन सा अम्ल निकलता है, तो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जीवाणु को मार देता है। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन रसायन से आते हैं घुमा फिरा के बार बार, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाएगा, तो PDF आप वहीं से प्राप्त कर ले, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। मिलेंगे एक कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज जो है MTS का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और आने वाले शिफ्ट में आपको मदद मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इससे पहले वाले शिफ्ट में ही हमने जिक्र कर दिया था जहाँ भगवान मुरुगन वाला क्वेश्चन आया था। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल के साथ साथ जलीकट्टू भी है, थाईपुसम भी है, पोतांदू भी है। ये सभी के सभी तमिलनाडु के त्योहारों में से हैं, जिसमें से पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष है ना। जलीकट्टू सांरों को दौड़ा के उसको पकड़े जाते हैं, ऐसा कोई त्यौहार है ना। थाईपुसम सुई वगैरह चुभा कर जो है देवी देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा ओनम केरल में मनाया जाता है, विशु भी केरल में मनाया जाता है, लेकिन विशु जो है केरल का नव वर्ष है। त्रिशूर पूरम एक त्यौहार होता है, ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। तो ये तीनों ही त्यौहार केरल के अंदर रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट में, खास करके जिसका कल एग्जाम है। इसके अलावा बथुकम्मा
बोनालू और मेदराम जात्रा त्यौहार, ये तीनों जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेदराम जात्रा त्यौहार किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो कोया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कोया जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, तेलंगाना में पाया जाता है। इसके साथ साथ कोया जनजाति ओडिशा में भी पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेदराम जात्रा त्यौहार जो है ये इंडिया में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है, उगादी कुचिपुड़ी, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश का है। जहां उगादी आंध्र प्रदेश के नव वर्ष हैं, वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है क्लासिकल डांस है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक त्यौहार का नाम है मकर बिलक्कू। ये मकर बिलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। जब हम उत्तर भारत में मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, उसी समय मकर बिलक्कू केरल में होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़े थे? देखिए, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है तराइन की दो युद्ध होता है मेनली, वैसे एगो और होता है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दो युद्ध लड़े गए थे, इसमें मोहम्मद गोरी ही थे दोनों युद्ध में, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक है। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में होती है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। एक किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नीचे 4 गो सूत्र दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। देखिए, एक ऑप्शन CaCl2 भी था, है ना, CaCl2 है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaCl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। अगर आप सोच रहे हैं कि NaCl को भी तो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। आप जानते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है, ये 2 होता है, और सोडियम की वैलेंसी जो है ये 1 होता है, संयोजकता जो है सोडियम की 1 होती है। तो इसीलिए सोडियम को संतुष्ट करने के लिए 1 गो क्लोरीन काफ़ी है, इसीलिए ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl जिसे साधारण नमक कहा जाता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड लिखने के लिए हमें 2 गो क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये संतुष्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो है 2 है। तो यहाँ पे CaCl2 राइट आंसर हो जाएगा। अब आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ फार्मूला, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहा जाता है। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे धोबन सोडा कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो CaCO3 ही बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर के बारे में एक बात हमने और बताई है कि भाई संगमरमर जो है मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है, तो ये बात भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या रसायन भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, जिसका उपयोग जीवाणुरोधी इस्तेमाल किया में होता है। जैसे आप टॉयलेट वगैरह के आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते देखे होंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड मिला है। देखिए, सोनल मानसिंह 1 से अधिक अवार्ड जो है गेन किए हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। वैसे आपको बता दें कि सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण मिला है, 1993 में, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 1992 में पद्म भूषण, 2003 में जो है पद्म विभूषण मिला है सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह किस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है? तो ये ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है, साथ में ही ये भरतनाट्यम भी कर लेती है। तो ये दोनों प्रकार के नृत्यों से जुड़ी हुई है सोनल मानसिंह, तो इनको जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था टेल, TALE, टेल का साइनो पूछा गया था आपसे। तो टेल का मतलब होता है कहानी टाइप, है ना, कहानी जैसा कोई स्टोरी वगैरह। तो इसको आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में फेबल बोल सकते हैं, जो एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है। एनेक्डोट्स बोल सकते हैं, मिथ बोल सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है, जो भी स्टोरी से मिलता जुलता शब्द होगा आपका राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले शिफ्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो 5-6 प्रमुख नदियाँ हैं, वो तो आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा। इसका मैंने कोड भी बताया है, समगोकका,
है ना। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी। तो ये सभी के सभी नदियां जो हैं, इसके अलावा गंगा, ये सभी के सभी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हैं। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही। जिसमें आपका माही नदी के बारे में क्या है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। जायकेबारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। कहाँ गया गोदावरी, इधर। जायकेबारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसके अलावा अगर अरब सागर में भी ताप्ती नदी के बारे में आपसे पूछ ले कि ये कहाँ गिरती है, तो आप बताएंगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ, खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी जो है ये आपका जो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो अरब सागर है वो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया क्रिकेट से, 2 प्रश्न दोनों हल्का सा पूछा गया। क्रिकेट से पूछा गया क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट तो सभी देखते हैं, IPL ही तो खराब कर रहा है ना। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपका जो है 6 खिलाड़ी हो जाएगा, है ना। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हो जाएगा। बेसबॉल जो है USA का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ी होता है, लेकिन 5 जो है रेस्ट मोड में रहता है, आउट फील्ड रहता है, ठीक है। तो साथ ही आपको आंसर करना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। आप यहाँ पर ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो भी फोक डांस है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जम्मू कश्मीर का जो डांस है रौफ है, चक्री है, ये सब जम्मू कश्मीर का जो है प्रमुख डांसों में से है। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। इसके अलावा नवरेह त्योहार जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का नववर्ष त्योहार है नवरेह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक नवरोज त्योहार भी होता है जो कल पूछा गया था, तो ये पारसी धर्म का त्योहार है नवरोज त्योहार, जिसे बलबन ने स्टार्ट करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली इलाका में एक हेमिस नामक त्यौहार होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। खास करके लद्दाख में एक त्यौहार लोसार भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कंचौथ फेस्टिवल का नाम आपने सुना होगा। कंचौथ, ये करवा चौथ है जम्मू कश्मीर का। जैसे करवा चौथ आम इंडिया में होता है कि भाई औरत जो है सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और चांद देख के जो है खाना या जल ग्रहण करती है, तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कंचौथ महोत्सव होता है, ठीक है। इसके अलावा हेमिस त्योहार भी है, और हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है आपका लद्दाख के अंदर, जो इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में जो वर्तमान जनगणना का स्वरूप है कितने वर्षों के बाद कराई जाती है। तो वर्तमान में भारत में जो जनगणना चलती है ये 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन लगातार नहीं होता था। लगातार जो जनगणना होने लगा ये 1881 से लगातार होने लगी लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। कल आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना आज़ादी के बाद किस क्रमांक का जनगणना है। तो आज़ादी के बाद 2011 में जो जनगणना हुआ ये 7वीं जनगणना थी, और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी, ठीक है। 2021 में जो जनगणना होना है या हो रहा है ये आपकी 16वीं जनगणना होगी, और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि जनगणना भारत में कितने साल के अंतराल पे होती है। तो 5 सालों के अंतराल पे कृषि जनगणना होती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि वन सर्वेक्षण कितने साल में एक बार होती है, तो वन सर्वेक्षण बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि जाति आधारित जनगणना सबसे पहले किस राज्य ने करवाया, तो सबसे पहले जो है जाति आधारित जनगणना ये आपका करवाया है बिहार। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जनगणना के बारे में इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि क्रिकेट में बैट्समैन के द्वारा, जो क्रिकेट होती है उसमें बैट्समैन के द्वारा जो बॉल को मारा जाता है
और बॉल ज़मीन को छूते हुए बाउंड्री को टच करता है तो कितनी रन मिलती है? तो भैया 4 रन मिलती है। और उठले उठले चला जाता है तो 6 रन मिलती है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है पता नहीं। इसके अलावा क्रिकेट में पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई जो है ये 4 फुट होती है। और खिलाड़ी तो ये भी आज क्रिकेट से 2 क्वेश्चन दोनों एकदम इजी पूछा। अगला एक प्रश्न पूछा गया, संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी के सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, 368 आर्टिकल है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, आर्टिकल 61। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा अटैच किया गया। संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न आपका दंती दुर्गा से पूछा गया था जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्गा। तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न क्या था। एक पहला शिफ्ट में क्वेश्चन छूट गया था, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? मैं पहले ही बता रखा था। ये आपका अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा 2008 में इसे बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, इसी पुस्तक के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीडीपी में डी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी में आपसे डी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो डोमेस्टिक होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें डी का जो है डोमेस्टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवीए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स के जो आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाले शिफ्टों के लिए, है ना। तो आज के ये सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा कम क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। जो क्वेश्चन और प्राप्त होंगे वो मैं थर्ड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ इंक्लूड कर दूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों कुछ और प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। वैसे मुझे लगा कि अब कोई प्रश्न नहीं भेजेगा, लेकिन एक बच्चा ने भेजा है तो मैं सोचा आप लोगों को इंक्लूड कर ही दूं, थोड़ा लेट ही सही, है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में ही, ये सेकेंड शिफ्ट का ही प्रश्न है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा गया था। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव है। मैंने आपको पहले बताया है जैन धर्म के 3 तीर्थंकर का नाम जरूर याद रखें, प्रथम, सेकेंड, लास्ट और लास्ट, है ना। तो ऋषभ देव है प्रथम। उसके बाद जो लास्ट है जैन धर्म के तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर जो है ये भगवान महावीर है। कौन है? भगवान महावीर। तो यहाँ पे राइट आंसर भगवान महावीर हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर पूछा गया था, अंतिम को ही 24वें कहते हैं। इसके बाद जो है जैन धर्म में कोई तीर्थंकर का नाम नहीं वर्णन है, ठीक है। भगवान महावीर आपका जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो भगवान महावीर ही बताइएगा। और खाली संस्थापक पूछा जाता है तो ऋषभ देव बताइएगा प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था वन हेल्थ प्रोग्राम, वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय पूछा था, मिनिस्ट्री पूछा था। तो पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय के द्वारा वन हेल्थ प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम चालू किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड के विजेता अभिनेत्री कौन है? देखिए अभिनेत्रियों में सर्वप्रथम जो पद्मश्री दिया गया था ये नरगिस दत्ता को दिया गया था। देखिए नरगिस जो है ये सुनील दत्त की पत्नी थी और संजय दत्त की माता हैं, ठीक है। सबसे पहले राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देविका रानी जो है ये सबसे पहले आपका जो है ये जीती थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है आपसे पूछा गया है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये राज्यसभा का जो है अध्यक्ष है ना। इसके अलावा और देश के ये 14वें उपराष्ट्रपति है, ये बात भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से कुछ बताना चाह रहा था, है ना। ये हाँ अभी हाल में जो आपका पद्म वाला अवार्ड मिला है इसमें अभिनेत्री रवीना टंडन को जो है आपका पद्मश्री दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे करंट सेक्शन से, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि टिस्को की स्थापना कब हुई है। देखिए टिस्को ये वही टिस्को है स्टील वाला, टाटा स्टील वाला, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा। एक प्रश्न पूछा गया मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड मिला है। पद्म वाला अवार्ड आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण और पद्म श्री दोनों मिला है। पद्म भूषण 1992 में मिला है और पद्म श्री 1965 में मिला है ना। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता है ना। MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है पूछा गया है ना। इससे पहले मैंने कैल्शियम क्लोराइड बता दिया है, लेकिन बाद में एक क्वेश्चन कंफर्म हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड पूछा गया था। तो MgCl2 को जो है मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है तो मैं बता ही दिया आगे। इसके अलावा अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा गया था, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेलखरी, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर जो है ये मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से स्तनधारी कौन सा है। आप खुद ही पकड़ लेंगे, चूहा, कबूतर, मेढक, घड़ियाल, आप ही बताइए स्तनधारी कौन सा होगा इसमें। आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे, तभी पता चले वीडियो आप अंतिम तक देखते हो। इसके अलावा स्तनधारी प्राणी जो होते हैं ये गर्म रक्त के प्राणी होते हैं, गर्म रक्त और शीत रक्त के प्राणी होते हैं। तो शीत रक्त के प्राणी जो है उभयचर हो गया, रेप्टेलिया हो गया, ये सब शीत रक्त के प्राणी हैं, जबकि स्तनधारी और पक्षी जो है ये गर्म रक्त की प्राणी है। गर्म रक्त की प्राणी और शीत रक्त की प्राणी में क्या फ़र्क है, तो वायुमंडल में बढ़ते हुए या घटते हुए टेम्परेचर के हिसाब से उसके शरीर की टेम्परेचर को बैलेंस करना पड़ता है, ये शीत रक्त प्राणी का काम है। और गर्म रक्त प्राणी का जो है टेम्परेचर हमेशा बैलेंस से रहता है, अगर बिगड़ेगा तो बुखार लग जाएगा या फिर फिट वगैरह आ जाएगा, है ना। स्तनधारी के जो हृदय होते हैं ये 4 चैम्बर वाला होता है, उभयचर और रेप्टेलिया के जो हृदय होते हैं ये 3 चैम्बर वाला होता है। लेकिन अपवाद है, जो मगरमच्छ है इसके हृदय 4 चैम्बर वाला है। CGL में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।